अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि पर्सनालिटी को हम किस तरह मेजर करते हैं। और एक जो पर्सपेक्टिव है, सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, मतलब सोशल और कॉग्निटिव दोनों को हम साथ मिला के जो एक अप्रोच और एक पर्सपेक्टिव है पर्सनालिटी की। इससे पहले हमने साइको एनालिसिस, फिर उसके बाद हमने ट्रेट थ्योरी, और फिर उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे साइको और कॉग्निटिव, मतलब सोशल एंड कॉग्निटिव दोनों को हम मिला के पढ़ेंगे जो बंडोरा ने दिया था। और बंडोरा जो है वही स्पेसिफिक इसमें एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, उसको थोड़ा सा टच करेंगे। आगे इंशाल्लाह हम जाएंगे कि पर्सनैलिटी को हम किस तरह मैयर करते हैं, इसकी असेसमेंट हम किस तरह करते हैं। ठीक है। अच्छा, एमएमपीआई लिखा है मिनीसोटा मल्टीपेजिक इन्वेंट्री। मिनीसोटा मल्टीपेजिक इन्वेंट्री जो है ये स्पेसिफिकली अ टाइप ऑफ टेस्ट है, एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम न्यूरोटॉसिज्म जो मतलब एम्बेलेंस लोग होते हैं, इमोशनली अनबैलेंस लोग, उसको हम ज़्यादातर इसमें स्टडी करते हैं। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी का नाम है। ये मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में ही डेवलप हुआ है ये टेस्ट। और इसकी 10 कैटेगरीज है। अभी इसके अपडेटेड वर्जन भी आए हैं, लेकिन जो ओरिजिनल वर्जन आया था आई थिंक 1942 में आया था। और वहाँ पर इसकी 10 कैटेगरीज थी। इन्होंने इस तरह किया था कि 10 कैटेगरीज में पर्सनैलिटीज को डिवाइड किया था। कि फॉर एग्जांपल एक बंदे में इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक होंगे तो उसकी पर्सनैलिटी इस तरह होगी। क्वेश्चनियर थी। और उसी क्वेश्चनियर को सॉल्व करने के लिए 60 to 90 मिनट जो है वो रिक्वायर्ड होते थे। तो वो जब सॉल्व किया जाता था तो वहां से फिर उनको जो है सामने वो जो कैरेक्टरिस्टिक जिस भी कैटेगरी के साथ मैच करती थी, तो उसी कैरेक्टरिस्टिक में उसी कैटेगरी में बंदे की पर्सनैलिटी डाली जाती थी। ठीक है। आप लोग पढ़ सकते हो मजीद उसमें जो कैटेगरी 9 और कैटेगरी 10 है स्पेसिफिकली, उसमें एक्सट्रोवर्जन और सोशिएबिलिटी, ये दोनों स्पेसिफिकली पर्सनालिटी, और एक उसमें फेमिनिनिटी और मेस्कुलिनिटी है। ये तीनों जो है स्पेसिफिकली पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए यूज होता है जो कैटेगरीज है। और जितने भी कैटेगरीज थे 7, वो उसमें उस तरह के जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं ज़्यादातर ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में यूज होता है और उसके लिए यूज होते हैं। ठीक है। तो मिनेसोटा मल्टी पेजिक इन्वेंट्री जो है इट्स इट्स अ टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट, इसको हम प्रोजेक्टिव टेस्ट कहते हैं। ठीक है। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है आगे हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, ये कहते हैं कि मोस्ट वाइडली यूज्ड पर्सनालिटी इन्वेंटरी असेसेस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नॉट नॉर्मल ट्रेट। देखो, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ये जो साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं उसके लिए ही यूज किया जाता है। एम्पिरिकली डिराइव्ड टेस्ट आइटम सेलेक्टेड बेस्ड अपॉन हाउ वेल दे डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ग्रुप ऑफ ट्रेट्स। ग्रुप ऑफ ट्रेट्स दिए गए होते हैं। मैंने आप लोगों को कहा कि 10 कैटेगरीज है। उसमें से फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जिस भी कैटेगरी में फिट आता है तो उसी ही कैटेगरी में उसकी पर्सनैलिटी डाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे में सोशेबिलिटी ज़्यादा है, वो टॉलकेटिव है, वो रिलेशनशिप बिल्डिंग में अच्छा है, वो जो है हेल्पिंग में अच्छा है, कोऑपरेटिव है। ठीक है। तो इसी तरह के लोग जो है एक्सट्रोवर्ट होंगे, उसको एक्सट्रोवर्जन पर्सनैलिटी में डाली जाएगी। ठीक है। तो इसी तरह और लोग जो है फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है क्वालिटीज ऑफ बीइंग अ वुमेन, ठीक है, तो उसको फेमिनिटी में डाली जाएगी। और एंड क्वालिटीज ऑफ बीइंग अ मैन, तो उसको मस्कुलिनिटी में डाली जाएगी। ठीक है। तो इस तरह की जो कैटेगरीज थी वो इन्होंने स्पेसिफाई की थी। ठीक है। तो इसी कैटेगरीज में जो भी कैटेगरीज बंदे के साथ जो है मैच करता है तो उसी ही कैटेगरी में उनको डाला जाता है। ठीक है। तो ये MMPI मिनीसोटा मल्टीपेजिक इन्वेंट्री। ठीक है। ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है। इसके साथ एक और भी यूज होता है जिसको हम कहते हैं थीमेटिक थीमेटिक एप्रिसिएशन। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है वो भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। वो चीज़ आगे आ रही है। अच्छा, ये कहता है कि आया डू ट्रेड एग्जिस्ट द ट्रेड सिचुएशन डिबेट। क्या ये ट्रेड सिचुएशन डिबेट जो है, आया ट्रेड जो है एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। तो एक डॉक्टर ने स्टडी की है, कहते हैं कि बिहेवियर इज नॉट कंसिस्टेंट अक्रॉस टाइम और सिचुएशन। मतलब ये कि बिहेवियर इस तरह नहीं होते जो अभी फॉर एग्जांपल आपका जो बिहेवियर है वो 3 मिनट बाद भी वही बिहेवियर होगा, उसमें चेंजेस आते हैं। ये कंसिस्टेंट नहीं होते, ऑब्जेक्टिव नहीं होते। ये सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप ऑफ चीज है। इफ नो कंसिस्टेंसी नॉट मच पॉइंट इन आर्ग्यूइंग फॉर पर्सनैलिटी, दस पर्सनैलिटी इज इन इल्यूजन। ये देखो, ये कहता है कि पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं, एक धोखा है। इसलिए धोखा है कि ये तो एक मतलब ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है, ये चेंज होती रहती है। एक बंदा सिचुएशनली हो सकता है आपको बिल्कुल फ्रेंडली लगे, लेकिन वही बंदा सिचुएशनली किसी दूसरी जगह पे आपको बिल्कुल अलग सा लगेगा, दूसरा चेहरा उसका हो सकता है हो।
ठीक है, तो इसी तरह ये कहता है कि ये जो है इल्यूजन है। क्यों इल्यूजन है? क्योंकि ट्रेड जो है, ट्रेड सिचुएशनली चेंज होते रहते हैं। हर एक सिचुएशन में बंदे की जो बिहेवियर होती है वो चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा मूड में है, उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ही फनी है, बिल्कुल ही एक्स्ट्रोवर्ट टाइप के है। लेकिन जब वो थोड़ा टेंशन में होता है, मूड भी नहीं होता, तो उसके जो बिहेवियर होते हैं वो थोड़ा चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि पर्सनैलिटी के जो ट्रेड्स होते हैं वो तो कंसिस्टेंट है ही नहीं। नहीं है तो आप किस तरह पर्सनैलिटी को मैयर करोगे? आज अगर एक बंदा जो है वो कहता है कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, और कल हो सकता है कि वो मूड उसका अच्छा ना हो, वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में ना रहे। ठीक है, तो ये चेंजेबल है। ठीक है, सिचुएशनिज्म क्या कहते हैं? मिशेल, मेरे ख्याल में मिचेल है कि मिशेल है, मिशेल बिलीव दैट बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय द सिचुएशन देन एनी इंटरनल ट्रेट। ठीक है, मतलब एक सिचुएशन जो है वो क्या करते हैं, बिहेवियर को ज्यादा इफेक्ट करते हैं। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि ये जो सोशल और कॉग्निटिव, मतलब बिहेवियर का ताल्लुक कहाँ से है? कॉग्निशन के साथ है ज्यादातर, और यहाँ पर सिचुएशन को, इनको लिंक किया गया है। ठीक है, अच्छा थोड़ा हम आगे जाते हैं, इसमें सच इतनी कुछ है नहीं। ठीक है, अच्छा सोशल कॉग्निटिव लर्निंग पर्सपेक्टिव, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले हमने साइको एनालिसिस पढ़ा है, फिर उसके बाद हमने ट्रेड थ्योरी पढ़ी है, ट्रेड जो थ्योरिस्ट है वो पढ़ी है। अच्छा, पर्सनालिटी को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर कोई आप लोगों से पूछे कि पर्सनालिटी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, तो टाइप जो है वो जो कार्ल यूंग और जो केटल और उन्होंने जो काम किया था, वो है कार्ल यूंग। मतलब वो है टाइप। टाइप का मतलब यही है कि पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, इसकी पर्सनालिटी सोशेबल है, नॉन सोशेबल है, न्यूरोटॉसिज्म है, जो है इमोशनल स्टेबल है। ठीक है, तो ये पर्सनालिटी के बाय टाइप है। फिर बाय ट्रेड जो है वो वही है जो हमने ट्रेड्स कुछ पढ़े थे, वो भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। साइको एनालिसिस में सिगमंड फ्रॉइड आता है, जो हमने इनिशियली पढ़ा। अभी सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव जो है ये हम देखते हैं, बिहेवियर लर्न थ्रू कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये कंडीशनिंग की बात तो क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशन वाले भी करते हैं, जो कि वाटसन, आइवन पॉलोप और इस तरह स्किनर जो है वो भी इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, व्हाट वी थिंक अबाउट आवर सिचुएशन अफेक्ट आवर बिहेवियर, मतलब जो सिचुएशन होगा वही हमारी अफेक्शन होगी। तो ये स्पेसिफिकली सोशल कॉग्निटिव यही कहता है कि इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इंटेलेक्ट, आपका जहन और आपका एनवायरनमेंट, आपकी मेंटेलिटी, आपका एनवायरनमेंट, आपका जो है जिसको हम कहते हैं मेंटल मेंटल प्रोसेसेस प्लस एनवायरनमेंट, दोनों जो है आपके बिहेवियर को क्या करते हैं, शेप करते हैं। ठीक है, अच्छा बेंडोरा की मैं बात कर रहा था, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है इंटरव्यू में कि लर्निंग बाय इमिटेशन आर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आर बेंडोरा थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये तीनों सेम ही चीजें हैं। ठीक है, बेंडोरा ने एक थ्योरी दी थी, और इन्होंने कहा था कि फॉर एग्जांपल एक चीज के साथ आप इंटरेक्ट होते हो और उनसे इंस्पायर होते हो, तो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हो, और फिर उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हो, और फिर उसको अपने बिहेवियर का पार्ट बनाते हो। ठीक है, इन्होंने 4 स्टेप दिए थे। फर्स्ट इन्होंने कहा था कि एक चीज़ की तरफ हम अटेंशन देते हैं, फिर उसी चीज़ के बारे में हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं जिसको हम रिटेंशन कहते हैं, फिर उसी ही चीज़ को हम प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम प्रोडक्शन कहते हैं, फिर उसी ही चीज़ को अपने ही बिहेवियर का पार्ट बनाते हैं जिसको हम री एनफोर्समेंट कहते हैं। ठीक है, तो बेंडोरा ने कहा था कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन आर लर्निंग बाय इमिटेशन आर मॉडलिंग, मॉडलिंग भी इन्होंने कहा था, ये तीनों चारों सेम ही चीजें हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाए। तो बेंडोरा ने जब ये थ्योरी दी तो उन्होंने 4 इसके स्टेजेस भी दिए कि फर्स्ट जो होगा वो अटेंशन होगा, लोग रागिब होंगे। सेकंड रिटेंशन होगा, लोग नॉलेज गेन करेंगे उसके बारे में। थर्ड जो है प्रोडक्शन होगी, उसकी प्रोडक्शन। और फोर्थ जो है उसकी री एनफोर्समेंट होगी, मतलब उसको अपने जो पर्सनालिटी है, बिहेवियर है, उसका पार्ट बनाया जाएगा। जिस तरह पहले भी मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो कहता है कि मेरी जो पर्सनालिटी है बेस्ट वो तारिक जमील साहब है। ठीक है, तो अभी क्या करता है, उसी तारिक जमील साहब की तरफ वो अटेंटिव होता है, अटेंशन उसकी डेवलप हो गई। फिर उसके स्पीचेस और उसके जितने भी मतलब प्रीचेस है, फिर उसको क्या करता है, वॉच करने की कोशिश करता है। ठीक है, सुनता है, देखता है उसके वीडियोस। तो ये उसकी क्या हो गई, रिटेंशन है, वो नॉलेज गेन कर रहा है उसके बारे में। थर्ड जो इसका है प्रोडक्शन, कोशिश करेगा कि उसी तरह की जो चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस करे। ठीक है, फिर लास्ट में जो है प्रोडक्शन,
और वो फिर उसी ही चीज़ को, सॉरी, लास्ट में जो है वो रीएनफोर्समेंट है, जो कि क्या करेगा, उसको अपनी ही पर्सनालिटी का हिस्सा बनाएगा, अपने बिहेवियर का हिस्सा बनाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट बेंडोरा सेज। ठीक है, theoretical origin and behavior emphasize the role of learning and personality. क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड मॉडलिंग, ये देखो तीनों चीजें इसमें आती है। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आइवान पालोप है और जो स्किनर है उन्होंने दी थी, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है और कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज है स्पेसिफिकली। जिस तरह एक ग्रुप में भी अभी शेयर हुआ था, एक्सटेंशन और ओवर जनरलाइजेशन, फिर न्यूट्रल स्टिमुलस, ये चीज़ें जो है हमने पढ़नी होगी और हमने अंडरस्टैंड करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं फिर इसी तरह के ओवरऑल नहीं पूछे जाते, छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है, तो फिर अक्सर मसले पैदा होते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, मैंने आप लोग कहा था कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ये एस टाइप ऑफ कंडीशनिंग है। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये आर टाइप ऑफ है। एस टाइप का मतलब यही है कि ये स्टिमुलस को यूज किया जाता है रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग में, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड या पनिशमेंट को यूज किया जाता है और स्टिमुलस को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और मॉडलिंग स्पेसिफिकली बेंडोरा की है, जो बेंडोरा ने कहा है कि जो हमारी इमिटेशन होती है उसी के जरिए ही हम क्या करते हैं, सीखते हैं चीजों को। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द पर्सन ट्रेट, स्टडी व्हाट इज गोइंग ऑन आउटसाइड द पर्सन एनवायरनमेंट। दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें कि इंसान के अंदर जो बिहेवियर क्रिएट हो रहे हैं वो प्लस एनवायरनमेंट, दोनों को हम इंटरेक्ट करें, तो आगे भी कुछ थियरिस्ट कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जिसको हम रेसिप्रोकल इफेक्ट कहते हैं, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ये दिया गया था, मेरे ख्याल में एक क्लास पर ने दिया था, नाम तो मैं भूल गया। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का मतलब यही था कि ये जो एनवायरनमेंट है ये इंसान के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, और इंसान के जो बिहेवियर है वो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। दोनों रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म उन्होंने यहाँ पर यूज किया था कि ये जो है इसी तरह ही एक दूसरे को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, हाउ डज द एनवायरनमेंट शेप पर्सनैलिटी, ये जो एनवायरनमेंट है ये पर्सनैलिटी को किस तरह शेप करती है। ठीक है, अच्छा, बिजली आ गई, सुबह से बिजली गायब थी। थोड़ा मैं लैपटॉप को चार्जर पे लगाता हूँ, आप लोग 1 मिनट के लिए थोड़ा वेट कर लें, होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और मॉडलिंग जो है, या लर्निंग बाय इमिटेशन और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये इसका एक किस्सा था। इंस्टेड ऑफ मैं आप लोगों को कह रहा था कि जो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म है, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का यही मतलब है कि इंसान का जो एनवायरनमेंट है वो इसके बिहेवियर, और जो बिहेवियर है वो एनवायरनमेंट, दोनों एक दूसरे पे असरअंदाज हो रहे हैं। ठीक है, हाउ डज द एनवायरनमेंट शेप पर्सनैलिटी, क्यों एनवायरनमेंट किस तरह पर्सनैलिटी को शेप करती है, तो जाहिर बात है जिस तरह इन्वायरमेंट होगा उसी तरह की पर्सनैलिटी होगी। आप लोग देखते हो कि फॉर एग्जांपल एक तो फिजिकल जो है पर्सनैलिटी पे फिजिकल इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जो इलाके सर्द होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो पर्सनैलिटी होती है वहाँ पर कलर्स, और वहाँ पर जो मेस्कुलिनिटी और इस तरह की चीज़ें थोड़ी चेंज होती है एज कम्पेयर टू वो इलाके जहाँ पर जो है गर्मी होती है। सेकंड, जो कल्चर होता है, इन्वायरमेंट और कल्चर दोनों ही तकरीबन मिलते जुलते हैं। कल्चर होता है फॉर एग्जांपल, इन्वायरमेंट एक ऐसा है कि एक ऐसे घर में एक बंदा रह रहा है जहाँ पर इंटरेक्शन हो रहे हैं, जहाँ पर मोटिवेशन है, तो उसकी जो पर्सनैलिटी होगी तो वो ग्रूम करेगी। और जहाँ पर एक पेसिमिस्टिक टाइप का माहौल है, तो जाहिर बात है वो तो पर्सनैलिटी पे असर करेगा, और जो पर्सनैलिटी होगी वो थोड़ी पिज्मेस्टिक टाइप ऑफ होगी, क्योंकि लर्निंग हम एनवायरनमेंट से ही करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये देखो आ गया जो मैं कह रहा था, बेंडोरा की थीरी। बेंडोरा आल्सो एम्फिसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉग्निशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कॉग्निशन को एनवायरनमेंट के साथ लिंक किया था। पीपल डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ इफिकेसी। सेल्फ इफिकेसी कहती है कि इंसान अंदर से कितना काबिल है, खुद इफादियत, इंसान अंदर से कितना लायक है कि वो चीज़ों को करे, वो चीज़ों को सर अंजाम दे। तो ये कहता है सेल्फ एफिकेसी। और बिलीव्स अबाउट और एबिलिटी टू अचीव गोल्स, ये देखो ये सेल्फ एफिकेसी की डिफिनेशन है। और बिलीव्स अबाउट और एबिलिटी टू अचीव गोल्स, इंडिविजुअल विद हायर सेल्फ एफिकेसी एक्सेप्ट ग्रेटर चैलेंजेस, ट्राई हार्डर टू मीट चैलेंजेस। ठीक है, वो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को, वो कहते हैं ना कि लोग मंजिल को मुश्किल समझते हैं और हम मुश्किल को मंजिल समझते हैं। ठीक है, क्या खूब किसी ने कहा है
कि लोग मंजिल को मुश्किल समझते हैं और हम मुश्किल को मंजिल समझते हैं। अगर इंटरनली एक बंदा मोटिवेट ना हो तो फिर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकता। ठीक है, जो माहौल होगा आपके लिए जाहिर बात है चैलेंजिंग नहीं होगा, लेकिन लास्ट में आपने जीतना है। अगर लूजर माइंड से आप उतरते हो मैदान के अंदर, फिर तो जाहिर बात है आपने हारना ही है। अगर आप कहते हो कि यार मैंने तो बस जस्ट इंटरव्यू के लिए जाना है, वैसे भी ना मैंने अपने लिए अच्छा सा सूट खरीदना है और ना मैंने, वैसे भी मेरे मार्क्स कम है, अगर मैं सिलेक्ट हो जाऊँ तो हो जाऊंगा, अदरवाइज नहीं। आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि कल भी मैंने आप लोगों को कहा था जो सेंटर ऑफ लोकस है आपका, वो आपका डायरेक्टेड है किसी और की तरफ, वो इंटरनली नहीं है। तो जब सेंटर ऑफ लोकस जो है वो इंटरनली नहीं होता, फिर एक बंदा कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है। बेंडोरा आल्सो डिस्कस द नोशन ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। मैंने आप लोगों को कहा, ये देखो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म को नीचे डिफाइन किया गया है, द इंडिविजुअल एंड द इन्वायरमेंट कंटिन्यूअली इन्फ्लुएंस वन अनदर। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्या है, बिहेवियर ही है, और एनवायरनमेंट ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, असरअंदाज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये देखो पर्सनल कॉग्निटिव फैक्टर जो है, पर्सनल कॉग्निटिव फैक्टर, बिहेवियर, और एक तरफ है इन्वायरमेंट फैक्टर, ये तीनों का बहुत ही ज्यादा लिंक है। किसी तरह बिहेवियर और जो एनवायरमेंटल फैक्टर है ये क्या करता है, दोनों ही शेप करते हैं कॉग्निटिव फैक्टर्स और बिहेवियर। एनवायरमेंटल फैक्टर, पर्सनल कॉग्निटिव फैक्टर, ये दोनों इन्वॉल्व होकर बिहेवियर को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। या जो आपका बिहेवियर है वो क्या करता है, कॉग्निटिव फैक्टर और एनवायरमेंट फैक्टर दोनों तीनों एक दूसरे को जो है बिल्कुल ही असरअंदाज कर रहे हैं। नीचे देखो, इंटरनल वर्ल्ड प्लस एक्सटर्नल वर्ल्ड इज इक्वल टू अस। हम क्या है, जो हमारी अंदर की दुनिया है और जो हमारी बाहर की दुनिया है। जब तक हमारी ज़ात पर हमें कंट्रोल ना हो, हम कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ज़ात आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सेल्फ कहते हैं, जिसको कार्ल रॉजर ने सेल्फ कहा है। जब आप सेल्फ डायरेक्टेड हो, जब आपका ज़ात आपके कंट्रोल में हो, तो आप क्या होते हो, मोटिवेटेड होते हो, आप चीज़ों को अचीव कर सकते हो। लेकिन जब आपका ज़ात जो है उसकी डायरेक्शन कहीं और से, आपका ज़ात किसी और डायरेक्शन से कंट्रोल हो रहा है, तो देन यू विल बी लूजर। आप लूजर होते हो हमेशा। ये देखो, एग्रेसिव बिहेवियर एक बंदा शो कर रहा है तो उसको क्या, एंग्री इंटरेक्शन, एंग्री इंटरेक्शन उनको मिल रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है। नीचे देखो, फ्रेंडली बिहेवियर है तो उनको वार्म जो है इंटरेक्शन मिल रहा है, या वार्म इंटरेक्शन कर रहा है तो उसको फ्रेंडली बिहेवियर मिल रहा है। या ऊपर जो है एंग्री इंटरेक्शन कर रहा है तो एग्रेसिव बिहेवियर उनको मिल रहा है। जाहिर बात है, एक बंदे को थप्पड़ मारोगे तो वो तो आपको दुआएं नहीं देगा, वो भी जो है या आपको थप्पड़ मारेगा, और या इस तरह करेगा कि अगर मेरे तरह कोई शरीफ बंदा हो तो हो सकता है आपको माफ करे। तो इसी तरह की चीज़ें जो है ये अक्सर होते रहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है। मकापाती अमल जिसको हम कहते हैं। ये देखो, लोकस भी आ गया। सोशल कॉग्निटिव पर्सनालिटी थीरीज में इन्होंने कहा है कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, यू प्रीटी मच कंट्रोल योर ओन डेस्टिनी। बहुत ही मजे का एक लिखा है जो स्टेटमेंट है, कि आप अगर अंदर से खूबसूरत हो तो आपकी जो डेस्टिनी होगी, वो कहते हैं ऑटोनोमियस डेस्टिनी। ठीक है, अक्सर हम कहते हैं ऑटोनोमियस डेस्टिनी। जब आप ऑटोनोमस होगे तो आपकी जो डेस्टिनी होगी वो क्या होगी, वो अच्छी होगी। ठीक है। तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जब आपका आपके हाथ में हो, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब है सेंटर ऑफ कंट्रोल। जब सेंटर ऑफ कंट्रोल क्या होगा, आपके अंदर से होगा। इसमें इस तरह किया गया था, एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, कल भी मैंने आप लोगों को कहा था। उसी स्टडी में दो ग्रुप थे, एक टीचर था, और उसमें जो क्लासरूम थे, क्लासरूम को उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया था। एक ग्रुप को उन्होंने टास्क दिया, दूसरे को भी टास्क दिया। एक ने कंप्लीट किया, दूसरे ने कंप्लीट नहीं किया। एक को उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल इंटेलिजेंट हो, एक ग्रुप को। दूसरे ग्रुप को उन्होंने कहा कि आप हार्डवर्कर हो माशाल्लाह, लेकिन आपने कंप्लीट नहीं किया। उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन स्टिल टीचर ने कहा कि आप हार्डवर्कर हो। हुआ क्या, बाद में और भी उससे भी डिफिकल्ट टास्क दिया गया उनको। तो जिनको इंटेलिजेंट कहा गया था और जो वाकई इंटेलिजेंट है, जिन्होंने काम किया था, उन्होंने वो काम नहीं किया, वो वहाँ तक नहीं पहुंचे। और जिनको ये कहा गया था कि आप हार्ड वर्कर हो, तो उन्होंने अचीव किया इजीली उसी चीज़ को। मतलब ये कि जो सेंटर ऑफ लोकस था, इंटरनल लोकस जो था, वो हार्ड वर्कर वो बंदे थे जिनके अंदर अंदर से वो क्या थे, मोटिवेटेड थे। उनको हार्ड वर्कर कहा गया था। तो दैट्स वाई उनको क्या किया गया, उन्होंने काम और टास्क को जो है वो कंप्लीट किया। और जिसको इंटेलिजेंस कहा गया था, इंटेलिजेंट कहा गया था,
तो उनकी जो कान थी वो अधूरी रह गई। क्यों? क्योंकि जो उनको उनकी जो इंटरनल लोकस थी वो बाहर से कंट्रोल हो रही थी, इंटेलिजेंस से कंट्रोल हो रही थी। ठीक है, तो दैट्स वाई उन्होंने फिर ये स्टडी दे दी, उन्होंने ये कंक्लूजन दे दी कि जो लोकस ऑफ कंट्रोल अगर इंटरनल हो तो बंदा क्या होता है, वो कामयाब होता है। अगर बाहर से हो, ये देखो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, लक है। आप कहते हो कि यार आपकी किस्मत है, सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, बस वैसे भी हमने इंटरव्यू के लिए जाना है। फिर तो आप सिलेक्ट होंगे ही नहीं, क्योंकि आप लूजर माइंड से जा रहे हो। फेथ, ये देखो, आप अकीदे पे चीज़ें छोड़ते हो। आप कहते हो कि यार जन्नत तो वैसे भी हम जाएंगे, हमने कलमा पढ़ा है। लेकिन जो हमारे अमाल है, अमाल हमारे कैसे है, वो तो हमारे अमाल जो है वो मुश्रिकों से भी बदतर है। तो किस तरह वो कहते हैं कि मरने वाला और मारने वाला दोनों मुसलमान है, तो ये जन्नत किसके लिए है? ठीक है, तो मतलब ये है कि ये फेथ जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होती है। और पावरफुल अदर कंट्रोल योर डेस्टिनी, ये देखो, अगर अदर आपकी डिस्टिनी कंट्रोल कर रहा है तो ये तो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल हो गया, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। मेथड ऑफ स्टडी, correlate feeling of control with behavior, experiment by raising lowering people's sense of control and noting the consequences and effect। ये स्टडी की गई थी, इसी बेस पे ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल जो है ये दिया गया था। अच्छा, कोई अगर कुछ शेयर करना चाहता है या कहना चाहता है, द फोरम इज ओपन। ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम आगे जाते हैं। ओके जी। लर्न लर्न हेल्पलेसनेस। लर्न हेल्पलेसनेस का मैं थोड़ा आप लोगों को दे दूं। इसका मतलब यही है कि जब अपने इंसान अपने आप को इलियनेट समझे, इंसान अपने आप को मीनिंगफुल समझे कि यार बस मैं नहीं कर सकता। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, एक कुत्ते को एक पिंजरे में बंद किया गया था। वो नाम तो मैं भूल गया ये किसने की थी, उसके नाम भी मुझे याद थे, लेकिन ऑन स्पॉट में भूल गया। मैं शेयर कर लूंगा ग्रुप में। हुआ इस तरह था कि कुत्ते को बंद किया गया एक पिंजरे में। अभी कुत्ता जो है वो कोशिश कर रहा है कि बाहर निकले, कोशिश कर रहा है कि बाहर निकले, लेकिन लास्ट में वो थका हुआ बेचारा बैठ गया, क्योंकि वो जो दीवारें थी वो बहुत ही बड़ी थी। ठीक है, या जब वो ऊपर छलांग लगाता था तो उसको शॉक लगती थी, उसको शॉक जो है वो कनेक्ट किया गया था इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो अभी कुत्ते ने ये कहा कि अभी जो है मैं बाहर नहीं निकल सकता। उसी कुत्ते को फिर उन्होंने एक ऐसे पिंजरे में रखा कि जिसके दरवाजे खुले थे। अभी कुत्ता बिल्कुल ट्राई ही नहीं कर रहा, वो कोशिश ही नहीं कर रहा कि वहां से निकले। क्यों? उन्होंने लर्न हेल्पलेसनेस जो है वो चीज़ इंटरनलाइज की थी कि अभी तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकता। हालांकि वो जो मौका है वो उनको अवेलेबल था, लेकिन उन्होंने जो सीखा था वो ये सीखा था कि वो जो चीज़ है वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो लर्न हेल्पलेसनेस इसको कहते हैं। ये देखो, अनकंट्रोलेबल बैड इवेंट जो होते हैं कुत्ते के कंट्रोल में नहीं था। वो इवेंट जो है परसीव्ड लैक ऑफ कंट्रोल, लैक ऑफ कंट्रोल था क्योंकि वो जो दीवारें थी बहुत ही बड़ी बड़ी थी। जनरलाइज्ड हेल्पलेस बिहेवियर, तो उसमें हेल्पलेस बिहेवियर जो था वो जनरलाइज्ड हो गए। किसी और सिचुएशन में भी जब वो आता था तो उस चीज़ को रिपीट करता था। जी, कोई कुछ कहना चाहता है? अच्छा जी। ओके, इंपॉर्टेंट इशू नर्सिंग होम्स प्रिजन कॉलेजेस। ये देखो, इसमें क्या है, अक्सर इंपॉर्टेंट इश्यूज जो होते हैं उसमें हम क्या कहते हैं, उसमें हम बिल्कुल ही बांधे हुए होते हैं। उसमें हम मतलब एज सच इन्वॉल्व नहीं होते। नर्सिंग होम का मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे का क्योर हो रहा है या उसका वो अंदर इलाज है, तो वहाँ पर भी हम अपने आप को क्या करते हैं, हेल्पलेसनेस वहाँ पर भी होता है। प्रिजन देखो, प्रिजन में बंदा आराम से बैठा हुआ होता है, उनको पता है कि वो नहीं जा सकता। कॉलेजेस देखो, अगर रूल रेगुलेशन सख्त है तो वो कहाँ जाएगा? ठीक है, क्लास में जाएगा बेचारा और वहाँ पर बैठा रहेगा। ठीक है, 8 घंटे 9 घंटे पढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हेल्पलेसनेस है। ठीक है। अच्छा जी, तो आगे जाते हैं। अच्छा, पर्सनालिटी के असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा गया है कि हम पर्सनालिटी को किस तरह मैयर करते हैं या किस तरह उसकी असेसमेंट करते हैं। ठीक है, ये जो रेगुलरली हमारा दूसरा तीसरा लेक्चर है इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तकरीबन 5% और 4% इसी ही 2-3 लेक्चर से वो कवर हो रहे हैं, या जिसके इंटरव्यूज वो हुए हैं तो आप लोग उससे पूछ सकते हो। यही चीज़ें वहाँ पर पूछी गई है। पर्सनालिटी के असेसमेंट हम किस तरह कर सकते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू में आप लोग को दे देता हूँ। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हाउ वी कैन असेस द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन, तो देयर आर 5 methods through which, or 5 categories through which we can assess the personality of a person. The first, subjective. The second is objective.
द थर्ड वन इज प्रोजेक्टिव, द फोर्थ वन इज फिजिकल, द फिफ्थ वन इज साइको एनालिसिस। ठीक है, ये देखो, फिर अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव, the second one is objective, the third one is projective, the fourth one is physical, the fifth one is psycho analysis। ठीक है, इनके जरिए हम कर सकते हैं। सब्जेक्टिव में क्या है, वो जो सब्जेक्ट होगा वो खुद इन्वॉल्व होगा उसमें, डेटा देगा। सब्जेक्ट सब्जेक्ट खुद उसमें इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है, उससे आप उसकी पर्सनैलिटी जज कर सकते हो। एक बंदे से आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो अभी देखो उसमें क्या है, वो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, वो क्लाइंट है, वो खुद ही उसमें इन्वॉल्व है। तो वहां पर वो क्या कर रहा है, वहां पर भी हम उसकी पर्सनैलिटी असेस कर सकते हैं। ठीक है, या एक बंदे से हम क्या करते हैं, फिर उसको ये इंटरव्यू और ये चीजें वहां पर आगे इंशाल्लाह इसको हम इंटरव्यू के क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। और ऑब्जेक्टिव में क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑब्जर्वेशन में अभी आप लोग देख लो, ऑब्जेक्टिव में ऑब्जर्वेशन इसलिए आती है कि चूंकि वो जो सब्जेक्ट है वो वहां पर खुद इन्वॉल्व नहीं है, तो दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन जो है। फिर एग्जामिनर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर है, वो क्लास के अंदर जो है एक पर्चा वो कंडक्ट कर रहा है, कुछ स्टूडेंट जो है वो चीटिंग कर रहे हैं, तो अभी एग्जामिनर क्या कर रहा है, वो उनको महसूस कर रहा है कि ये जो स्टूडेंट है इसकी पर्सनैलिटी इस तरह है कि इसको कुछ नहीं आता। ठीक है, मतलब ये एक लायक बच्चा नहीं है। ठीक है, तो उसके पर्सनैलिटी भी एग्जामिनर भी कर सकता है, अच्छा जज भी कर सकता है। ये तीनों तरीकों जो है, तरीके जो है, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ठीक है, फिर प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये इंटरव्यू में यही चीज़ें पूछी जाती है। जिस तरह पहले हमने थोड़ा सा टच किया, मिनेसोटा मल्टी पेजिक इन्वेंट्री, ये हमारे पास आ जाती है प्रोजेक्टिव टेस्ट में। एक आता है TAT, थीमेटिक एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन टेस्ट। एक होता है PAT, पिक्चर एप्रिसिएशन टेस्ट। एक होता है हमारे पास WAT, वर्ल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, तो ये सारे जो है ये यहाँ पर यूज होते हैं। अच्छा, एक और टेस्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोश के इंक बॉल टेस्ट। रोश के इंक बॉल टेस्ट जो है उसको भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ये हमारे पास प्रोजेक्टिव टेस्ट में आते हैं। अच्छा, दो रह गए। फिजिकल, फिजिकल का मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल हम फिजिकली किसी बंदे की जो बॉडी है उसको किस तरह करते हैं। आजकल ये जो लाई डिटेक्टर है, झूठ को पकड़ने वाले जो मशीनें होती है, किस तरह झूठ पकड़ती है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बात करता है, तो उसको ऐसी मशीन लगी हुई होती है कि उसकी जो दिल की धड़कन है या जो उसके रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जो उसका उसकी सांस है, उसको महसूस किया जाता है कि ये जो बात कर रहा है इसकी दिल का धड़कन नॉर्मल है कि नहीं, हाई हो रहा है। फिर सिचुएशन को देखते हैं कि सिचुएशन थोड़ा टेंस तो नहीं है, इंटरव्यू तो नहीं हो रही कि उसकी वजह से जो है ये इसका जो हार्ट बीट है थोड़ा ज्यादा हो गया, या एक नॉर्मल माहौल है। ठीक है, तो इस तरह फिजिकल में हम कर सकते हैं। या फिजिकल में जो है हम एक बंदे की जो एक और भी टेस्ट है उसको भी हम पढ़ेंगे। और साइको एनालिसिस में हम क्या करते हैं, उसमें हम इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, जिस तरह विलियम वॉन्ड ने कहा था। विलियम वॉन्ड ने जो इंट्रोस्पेक्शन का कंसेप्ट दिया था, वो भी हम कर सकते हैं। या ड्रीम एनालिसिस, जो ड्रीम होते हैं उसकी एनालिसिस जो है ये भी साइको एनालिसिस में ही आता है। इंशाल्लाह इसको मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा शाम को, इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो एक क्लास में अरेंज कर लूंगा शाम को, इंशाल्लाह इसको इंटरव्यू की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, पर्सनैलिटी असेसमेंट जो है involve the technique for systematically gathering information about a person in order to understand and predict behavior। अच्छा, असेसमेंट किसे कहते हैं, असेसमेंट मेकिंग सेंस फ्रॉम द डेटा या फ्रॉम द मैयर डेटा। जब हम मैयर डेटा से कोई सेंस लेते हैं, कोई सेंस बनाते हैं, उसको हम कहते हैं असेसमेंट। आर इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैयर डेटा। जो हमारे पास मैयर डेटा होता है उसकी इंटरप्रिटेशन जो हम करते हैं, इसको हम असेसमेंट कहते हैं। तो पर्सनैलिटी हम किस तरह, मतलब एक सेंस निकालेंगे कि इसकी पर्सनैलिटी किस तरह है, दिस इज समथिंग पर्सनैलिटी असेसमेंट। गोल ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट जो है टू ऑब्टेन रिलायबल वैलिड मैयर ऑफ इंडिविजुअल। इंशाल्लाह रिलायबिलिटी और वैलिडिटी हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन इनको हम इंशाल्लाह असेसमेंट के चैप्टर में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही जो है पढ़ेंगे डीपली, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। टू ऑब्टेन रिलायबल वैलिड मैयर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस दैट विल परमिट द एक्यूरेट प्रेडिक्शन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल में सच इजी है। अच्छा, ये देखो, हाउ टू मेजर पर्सनालिटी, यहाँ पर तो कैटेगराइजेशन नहीं की गई है, लेकिन इंटरव्यू जो है ये सब्जेक्टिव में आता है। इंटरव्यू क्या है, गेदर ऑफ डेटा या गैदरिंग द डेटा थ्रू टॉकिंग विद समवन। जब आप किसी से बातें करते हो और डेटा कलेक्ट करते हो, दिस कॉल्ड समथिंग इंटरव्यू। जरूरी नहीं है कि इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, क्योंकि
इसके कुछ टाइप जो है टेलीफोनिक इंटरव्यू या इस तरह के जो है वो हम क्या करते हैं, उसमें तो फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होती। दैट्स वाई गैदरिंग ऑफ डेटा इज थ्रू टॉकिंग विद समवन इज कॉल्ड इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू इसका एक तरीका है। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन भी इसका एक तरीका है। ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव मेथड है, जबकि सब्जेक्टिव मेथड जो है वो हमारे पास इंटरव्यू है। ये दोनों यहाँ पर आ गए। पर्सनैलिटी टेस्ट जो है ये देखो ऑब्जेक्टिव है, टेस्ट क्वेश्चनियर टेस्ट भी आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चनियर भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्टिव टेस्ट भी है 4 नंबर पे। तो फर्स्ट इंटरव्यू जो है ये सब्जेक्टिव टेस्ट है, सेकंड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन जो है ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट जो है इसको हम प्रोजेक्टिव टेस्ट कहते हैं, ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है। ठीक है, ये 3 आ गए। अच्छा, बिहेवियरल असेसमेंट जो है, हाउ डू वी मेजर पर्सनालिटी? बिहेवियरल असेसमेंट, बिहेवियरल असेसमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग थ्योरी। Behavioral assessment implies direct measurement of behavior to determine the characteristic related to personality. ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, ये देखो सेल्फ रिपोर्ट जिसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, सेल्फ रिपोर्ट और ऑटोबायोग्राफी तकरीबन सेम ही चीज़ है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद ही लिखता है, दिस इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। और फॉर एग्जाम्पल वो एक दुनिया से चला जाता है, मर भी जाता है, तो उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो पड़ी रहती है। दिस इज समथिंग टू विच यू कैन असेस द पर्सनैलिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है। प्रेजेंट द टेस्ट टेकर with the number of specific item to which she is asked to respond either on paper or on a computer screen. ठीक है, ये भी एक है कि आप क्या कहते हो, उसको एक क्वेश्चनियर देते हो। ये तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसमें है, क्योंकि सेल्फ रिपोर्ट जो है हमारे पास ये तो सब्जेक्टिव है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो खुद ही इन्वॉल्व है इसमें। और क्वेश्चनियर जो है ये ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि क्वेश्चनियर में सब्जेक्ट खुद इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसकी इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती जो हम जो है वो मैयर कर वो उससे बातें नहीं करते। ठीक है। सेल्फ रिपोर्ट मैयर आस्क पीपल अबाउट अ सैम्पल रेंज ऑफ देयर बिहेवियर। Those reports are used to infer the presence of particular personality characteristics. ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी मैयर, ये देखो MMPI या ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है। ठीक है, ये जो MMPI है इसको हम प्रोजेक्टिव टेस्ट कहते हैं। मिनीसोटा मल्टीपेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। अच्छा, द 16 PF ये हमने पढ़ा था, किसी को याद है किसने दिया था 16 PF? जी, एनीवन? 16 PF हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, 16 PF जो है ये खिटल ने दिया था। खिटल ने कहा था कि जो पर्सनालिटी फैक्टर्स है, पर्सनालिटी फैक्टर्स 16, उन्होंने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स दिए थे कि जिस भी फैक्टर के साथ बंदे की पर्सनालिटी मैच करती है तो उसी ही फैक्टर में उसकी पर्सनालिटी जो है वो उसके साथ मैच की जाती है। ठीक है। तो ये PF 16 PF जो है ये खिटल, खिटल कौन था? वो जो है जिसको हमने ट्रेड थ्योरी में पढ़ा था। उन्होंने ट्रेड जो है उनको डिवाइड किए थे और इन्होंने क्या किया था, 16 PF का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है। द न्यू P1, द न्यू पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ये भी कुछ पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है, लेकिन ऐसे चीज़ मैंने नहीं पढ़ी, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो दे कैन गो फर्दर। ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेल्फ रिपोर्ट मैयर इज द मिनीसोटा मल्टीपेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। मैंने आप लोगों को कहा MMPI 2, ये रेसेंट इसका एक वर्जन है। MMPI 1 1942 में आया था, लेकिन मेरे ख्याल में MMPI 2 जो है ये 2016 में आया है, 2016 में इसका न्यू वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है। और ये मिनीसोटा यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है जो वहाँ पर होती है, और इसकी ओरिजिनल कॉपी और इसको हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी कंसर्न की जाती है, और वहाँ से चीज़ें मंगवा के लोग क्या करते हैं, फिर इसको उनको पैसे दे के फिर इसको इससे पर्सनालिटी को मैयर की जाती है, असेसमेंट की जाती है। ठीक है। और ज़्यादातर ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में यूज़ होती है। मैंने आप लोग को कहा था कि जो साइकोलॉजिकली एबनॉर्मल लोग होते हैं, जो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, जा जिसको हम न्यूरोटॉसिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो वो लोग इनके जरिए जो है मैयरिंग उसकी की जाती है। ठीक है। डिजाइन टू डिफरेंशिएट पीपल विद स्पेसिफिक सॉर्ट्स ऑफ फिजियोलॉजिकल डिफिकल्टीज फ्रॉम नॉर्मल इंडिविजुअल। ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिफिकल्टी जिसको होती है तो उनसे उनको सॉर्ट किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। ये देखो MMPI 1 2 मोस्ट वाइडली यूज पर्सनालिटी इंस्ट्रूमेंट used in clinical and employment setting. MMPI 2 has several different scales. Multi-PASIC, it's called multi-PASIC इसलिए कहते हैं, ये देखो multi-PASIC। ठीक है। MMPI 1 simple item, I usually feel the life, ये देखो इसमें क्वेश्चन होते हैं इसी तरह के। I usually feel that life is worthwhile and interesting. False, अगर false आ गया तो मतलब ये कि आप डिप्रेशन का शिकार हो। आई यूजुअली फील दैट लाइफ इज वर्थ वाइल एंड इंटरेस्टिंग, अगर आपने पाल्स कह दिया
तो मतलब ये कि आप डिप्रेशन का शिकार हो। आई सीम टू हियर थिंग्स दैट अदर पीपल कैन नॉट हियर। शिजोप्रीनिया, शिजोप्रीनिया भी एक डिसऑर्डर है, इसको हम इंशाल्लाह लर्निंग लिमिट्स में इसको पढ़ेंगे। जो लर्निंग लिमिट्स है कौन कौन से है, हाइप्नोसिस है उसमें, शिजोप्रीनिया है, और भी बहुत ज़्यादा है, इसको वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। मेजर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी दैट एप एक्सट्रीम्स सजेस्ट अ प्रॉब्लम, एक्सट्रीम सस्पेशनेस मैनी इंडिकेट पैरानोया। ये डिसऑर्डर्स है साइकोलॉजिकल, ये हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। पैरानोया, शिजोफ्रेनिया, हाइप्नोसिस, और भी बहुत ज़्यादा है, डिस्ग्रेपिया, डिसआर्शिया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये देखो प्रोजेक्टिव क्या है। A projective personality test is one in which the subject is given an ambiguous stimulus and asked to represent spontaneously picture or ink blots। ये देखो रोश का, जिसको हम रोश का कहते हैं, रोश का इंक ब्लॉट टेस्ट। इंक ब्लॉट क्या होता है? इंक ब्लॉट होते हैं पिक्चर्स। इन्होंने इस तरह किया था, रोश के इंक ब्लॉट टेस्ट जो है, रोश के एक बंदे का नाम है, और इन्होंने, रोश के ने क्या कहा था, इन्होंने एक टेस्ट दिया था जिसको हम कहते हैं रोश के इंक ब्लॉट टेस्ट, ठीक है। तो इन्होंने 10 पिक्चर्स दिए थे, और उसी पिक्चर्स को देखते हुए बंदे की पर्सनालिटी जो है वो डिटरमिन की जाती है कि किस टाइप की पर्सनालिटी है, ठीक है। रोश के जो है ये एक आर्टिस्ट था, और 37 ईयर की एज में इसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। बिल्कुल ही यंग चला गया था इसी दुनिया से, लेकिन वो एक बहुत ही काबिल आर्टिस्ट था, इसीलिए उन्होंने कुछ पिक्चर बनाए थे, और उसी पिक्चर से वो लोगों की जो है पर्सनालिटी की असेसमेंट करते थे। पिक्चर को देखते हुए बंदे की जहन में जो चीज़ आती है, तो उसको जो है उसी तरह की पर्सनालिटी में वो क्या करता था, डालता था। लेकिन इसमें एक मसला ये था कि स्क्रूइंग स्कोरिंग का मसला है, कि फॉर एग्जांपल एक बंदा पिक्चर को देख